नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ, जहाँ पर हमारे बीच आज मौजूद है कैपिटल डीसी श्री तालोपोतम जी। और आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आज बातें करेंगे आपके जीवन के बारे में और आपके प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियों और कुछ खास मुद्दों के ऊपर। तो श्री तालोपोतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार। तो सर, आपके लिए इस तरह के जो इंटरव्यूज़ है वो तो कोई ख़ास बात नहीं है। आए दिन हम आपको न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो इस कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपको और करीबी से जान सके, क्योंकि आप हम सब के लिए एक प्रेरणा है और आपकी कहानी हम सब सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मैं अपना बारे में तो ये अपना बचपन तो आप लोगों को मालूम होगा, जो अरुणाचल में है, ताली बोल के एक जगह है। बहुत ही 1956-57 का वो एक सर्कल हेडक्वार्टर है और बेस कैंप जो ब्रिटिश ज़माना से बात किया करते हैं, उस समय का बात है। वहाँ पे मेरा जन्म है और आज का दिन भी 1956-55 का बाद भी आज वो जगह जो आज तक सड़क से जुड़ा नहीं है। मैं बचपन वहाँ में था। फिर वहाँ से फिर मेरा पिताजी एक पॉलिटिकल इंटरप्रेटर था। वो फिर पालिन में पोस्टिंग हुआ 1976 में। तो वहाँ पे 1-2 साल स्कूल मेरा वहीं पे हुआ। वो भी उस समय में गाड़ी वहाँ पे इतना चलता नहीं था, बारिश का दिन तो, लेकिन ट्रक वगैरह रेशन लेने वाला गाड़ी जो चलती थी। तो उसी जगह में कुछ साल रहा पालिन पे। फिर वहाँ से आरके मिशन स्कूल में आलो, जो कि उस समय में 7 दिन का सफ़र हुआ करता था। तो पालिन से फिर पैदल 2 दिन जीरो, फिर जीरो से आपका लखीमपुर बस मिला तो गया। उस समय में बस भी आज का जैसे नहीं था, एक अंचल समिति बस हुआ करता था, उसका टिकट मिलना मुश्किल था। तो उसी से फिर लखीमपुर में, फिर लखीमपुर से एक ट्रेन को पकड़ना होता था लिकावली सिलापत्थर जाने के लिए। और सिलापत्थर में उस समय इस समय का जैसे टाउन नहीं था, एक कच्चा घर था, नेपाल होटल बोल के हम वहाँ में सोता था। फिर वहाँ से फिर टिकट करने के लिए लिकावली जाता था। तो उस समय में लिकावली हमको बस्ती याद नहीं है, छोटा था। एक कच्चा एसपीटी घर था, वहाँ से टिकट हम लोग करके फिर टूटा फूटा एक जीप गाड़ी से टिकट लेके फिर वो नेपाल होटल में कच्चा घर में वही हम लोग सोता था। वहाँ में अंचल बास आता था, बास को याद नहीं उस समय का। तो वो आलो हम लोग को पहुँचाता था आरके मिशन में। तो मेरा क्लास 10 का जो मेरा स्कूलिंग था आरके मिशन से हुआ। और आरके मिशन से फिर नेरिस में फर्स्ट हमारा जो अरुणाचल का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुला है नेरिस 1986 में। तो वहाँ पे आपका 1000 का आसपास का ये था, उसको पार्टिसिपेट किया उसका सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग अरुणाचल का सिर्फ 20 सीट था, तो उसमें से 2 सीट नॉन APST का था। तो तरह हम लोग अरुणाचल का वहाँ से फर्स्ट बैच नेरिस का फिर सिलेक्शन मिला। तो यहाँ हमारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ कंप्लीट किया। तो कंप्लीट करने का समय में मुझे फाइनल ईयर में ही फिर जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन इंटरव्यू मिल चुका था। तो जैसे वहाँ से निकाला फिर जूनियर इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया। फिर 92 में, फिर 93 में फिर APCS में AE का इंटरव्यू हुआ। 94 में फिर AE में नौकरी में ज्वाइन कर लिया था। यह है मेरा एजुकेशन का सफ़र। तो सर, इंजीनियरिंग से फिर ये सिविल सर्विस का सफ़र। हाँ, फिर इंजीनियर टू सिविल सर्वेंट। फिर
पीडब्ल्यूडी में एई में रहा, असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में 16-17 साल नौकरी में रहा। इस 16-17 साल का नौकरी में मेरा जो 65 ट्रांसफ़र हुआ, इसलिए मैं हमेशा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही मेरा ज़िंदगी गुजर गया। और कारण यही था कि हमें जो भी काम सरकारी का काम होता है तो अपना सोच के करना होता है। जब अपना सोच के आप कोई भी गवर्नमेंट काम को करने से लोग पसंद नहीं करते हैं, और लोग जो पसंद नहीं करता है ट्रांसफ़र तो एक ऑब्वियसली एक ऐसे सफ़र हो जाता है कि आप कहीं भी जाने के लिए तैयारी होना है। अभी भी मैं डीसी का अभी चार्ज लिया वाला, अभी 2 महीना होने वाला है। मैं अभी तक शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कब हमको फिर से ट्रांसफ़र हो जाए। काम सरकारी का काम को अपना सोच के करने से बहुत से जगह में तकलीफ हो जाता है दूसरा को। तो इसलिए ये जो हमारा जो इंजीनियरिंग का नौकरी जो पीडब्ल्यूडी से मैं यूडी में विद पोस्ट में चला गया एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कम डिप्टी डायरेक्टर। वहाँ पे जब हमारा एक फंक्शन है कि मेंबर सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट दूधा बोल के डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी का हिसाब से मैंने जब सर्विस काम करने लगा, तब ये जो टाउन ईटानगर खास करके टाउन एरिया में काफ़ी लोगों ने सड़क पे घर बना के रखा था, और इंक्रोचमेंट बहुत ही बड़ा पैमाने में बहुत जोरदार से था। तो उसको लेके सरकार ने काफ़ी एपीसीएस और आईएएस ऑफिसर का साथ काम किया, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी हम तालुपुतुम से एक एक्सपेरिमेंटल काम करके देखते हैं। तो उसमें का जो चीफ सेक्रेटरी था तवम भाम सर, उन्होंने बहुत मीटिंग लिया। उस मीटिंग में डीसी यूपिया और डीसी ईटानगर थे और बहुत से कमिश्नर सेक्रेटरीज थे। तो उन लोगों को जब डिस्कशन में ऐसे बात हुआ कि डीसी दोनों जो बोला है कि नहीं हम लोग से काम नहीं हो पाएगा, तब वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चलो ये तालुपुतुम को ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस में एक मजिस्ट्रेट पावर दिया जाए। तो हमने कुछ नहीं बोला, फिर उन लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया। तो मैंने नेक्स्ट दिन से, अभी आप देखा होगा ये डेली मार्केट है और हमारा नीति विहार का रोड है, यहाँ पे बहुत से ये जो वेंडर्स लोग शॉप्स को बहुत आगे पीछे आपका न्योकुमलापंग तक पूरा बना के रखा था। ऐसा लगा था कि एक स्लम एरिया है। तो मैंने पूरा उस झोपड़पट्टी को सभी को एक दिन में उड़ा दिया, पूरा हटा दिया। भगवान का आशीर्वाद से मेरा यही हुआ है कि मुझे कोई किसी ने कंप्लेन नहीं दिया। तो आज का दिन में जब मैंने फिर बाद में देखा है तो बहुत गलती हुआ, तो मैं LLB ज्वाइन करने की कोशिश किया, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिला। लेकिन 2 साल का बाद फिर परमिशन मिला, मैंने LLB को कंप्लीट किया। और इसी बीच में मुझे मालूम हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया। एक्चुअली इलीगल स्ट्रक्चर होने से भी आपको नोटिस देना होता है। तो मुझे तो मालूम नहीं था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग जॉब में था, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का और जुडिशियल का बारे में पता नहीं था। ये तो गलत है, अब पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि कानून होता है, प्रोसीड्यूर होता है। तो बाद में पता चला कि मैं बहुत गलत था। फिर भी लोगों ने कोई मेरा ऊपर शिकायत नहीं किया, मैं बच गया। तो उसके बाद तो मैंने LLB करी है। LLB करने के बाद तो मुझे पूरा एक्सपोजर तो मिल गया। तो इसलिए तो इसी बीच में आप देखा होगा कि ये आपका नाहरलगन हाईवे, ईटानगर हाईवे, बहुत से सेक्टर होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये राजभवन का जो रास्ता है, ये P सेक्टर का है, नीति विहार का है, और बहुत से जैसे नेरिस है,
बहुत थाउजेंड स्क्वायर मीटर को पूरा पब्लिक कब्जा करके रखा था। WRD का भी बहुत से डिपार्टमेंट का था, सभी को इंक्रोचमेंट को हमने हटा दिया। तकलीफ ज़रूर था लेकिन हटा दिया। इसको लेके फिर सरकार ने एक पोस्ट क्रिएट किया चीफ स्टेट ऑफिसर का, तो मुझे उस पर नियुक्त कर दिया। उसके साथ साथ बीच में मुझे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर दिया था, तो बाद में उन लोगों ने हमको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी बनाया। फिर एक जो हमारा नाहरलगुन का पुलिस स्टेशन का जो वहाँ में हमारा फायर सर्विस का भी स्टेशन है, तो रास्ता पूरा ये जाम करके रखा था, उसको मुझे क्लियर करना था और क्लियर करने के लिए चला भी गया था। तो बीच में हमको रोका गया डीसी ने। तो हमारा CRPC में जो प्रोविज़न है सेक्शन 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है, पावर वहाँ से ड्रॉ करता है। तो सेक्शन 20 में जो ये सब सेक्शन 1-2 में जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना है और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होना है। तो उस प्रोविज़न में जाके हमको फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया कि ताकि जो भी काम हम करेगा उसको DC या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं करना है। कारण ये है कि सेक्शन 23 में कहा गया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। माने हमको कोई भी हम काम करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको हमको रोक नहीं सकता है, क्योंकि सबऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसे करके मुझे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। तो 2008-9 से लेके फिर 11 आ गया, फिर पोस्ट डिपार्टमेंट अपना खुल गया। तो इसी बीच में रिसेंटली लास्ट ईयर तो IAS के लिए नॉमिनेशन का जो प्रोसेस था, उसमें अभी हमारा जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आप इसमें अप्लाई कीजिए क्योंकि आपका सर्विस हमने देखा है। तो मैंने इसको अप्लाई किया। उसमें ये होता है कि एफिशिएंस लोगों का जो IAS या IPS में उन लोगों का सीनियरिटी बेसिस में होता है। नॉन एफिशिएंस का जो IAS का ये पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट रिजर्व रहता है। तो उस 2 पोस्ट को ये एशिया में 50 मार्क्स होता है और इंटरव्यू वाइवा के लिए 50 मार्क्स होता है। और सारा ये सिलेक्शन जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट एशिया का बेसिस में सेलेक्ट करता है। उसको सेलेक्ट करके फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भेज देता है। हमें फिर चेक करता है, अगर सही लगता है तो फिर उन लोग ये हमें रिकमेंड कर देता है कि ये लोगों को एक डेट फिक्स कर देता है कि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के लिए आना है। तो हम लोग 5 ऑफिसर को इसमें ये किया था, सेलेक्ट करके भेजा था। तो 24 दिसंबर को इंटरव्यू हुआ। तो फिर मार्च को हमारा ये सिलेक्शन हो गया IAS का। तो प्रेजेंटली अभी हम स्पेशल सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट भी है और DC कैपिटल है। जी सर, आपको बिग बिग कांग्रेचुलेशंस आपको हमारे आकाशवाणी ईटानगर के परिवार की ओर से। सर लेकिन अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि मेजॉरिटी ऑफ योर पार्ट आई थिंक इंजीनियर से भी ज़्यादा आप एक मजिस्ट्रेट रहे हैं, शायद आपके करियर में एज ए मजिस्ट्रेट आपने बहुत काम किया है। तो जब एज ए मजिस्ट्रेट आप थे, इविक्शन करवाना, अरेस्ट करवाना बहुत स्ट्रेसफुल जॉब हुआ करता था। लेकिन हम जब भी आपको स्क्रीन पे देखते हैं, आपके चेहरे पर एक स्माइल रहता है और बड़े ही शांति से आप अपना काम करवा रहे होते हैं। तो हाउ डू यू मेंटेन जो कामनेस, जो शांति है, वो क्वाइट डिमीनर है, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? देखिए, लोग इसका बारे में हमेशा सवाल पूछता है और एग्जाम्पल भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है कि आपका स्वभाव का है, आप कैसे स्वभाव का है उससे मतलब रखता है। क्योंकि आपका स्वभाव को यू कैन नॉट चेंज योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इससे एक काइंड ऑफ नेचुरल चीज़ होता है। दूसरा है कि आप खास करके अभी आप जैसे इतना बहुत ही
सुंदर मूड में अपने आप को इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि आप जिस काम को आप लेते हैं उसको दिल से लेना है, सिर्फ दिल से नहीं, और ये अपना आत्मा से भी लेना है कि ये काम को मुझे पसंद है, हमको करना है। तो जो भी काम अभी हम कर रहा है वो एक है कि हमें बहुत पसंद है, हम इसलिए इसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी गाली देता है, क्रिटिसाइज करता है, हम उसको कोई मायने नहीं लेते हैं। दूसरा है कि मैं बहुत ही सौभाग्य अपना को समझता हूँ कि मुझे ड्यूटी जो मिला है अपना शहर के लिए मिला है, जिस शहर में हम रहते हैं और जिस शहर में मेरे लोग रहते हैं, अपने लोग रहते हैं, सड़क ठीक हो और यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक हो, यहाँ का सिस्टम ठीक हो, बहुत से चीज़ है आपसे जुड़ा हुआ है, बिजली पानी से लेके सड़क से लेके लोगों का साथ आपका जुड़ा हुआ है। आप उससे एज ए ह्यूमन सोसाइटी में आप एक ह्यूमन बीइंग का हिसाब से आप इसका साथ, इस इन्वायरमेंट का साथ जब तक जिंदा है आपको पेश करना होगा या एंजॉय करना होगा। तो आप एंजॉय करना है तो सिस्टम को हम अगर कोशिश कर सकता है तो उसको कोई पूर्ति लगना चाहिए, क्योंकि ये मेरा लिए है, मेरा अपना लिए है। जी हाँ। तो इस हिसाब से मुझे कोई क्रिटिसिज्म करे या ऑब्स्ट्रक्शन करे या गाली दे तो मुझे तो ऐसे नहीं लगता है कि यह हमको गाली दे रहा है, यह उनका अपना जो गलती है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो अपना गलती को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमसे क्या लेना देना है। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग का अभी कुछ ही दिनों से पहले आप लोग देखा होगा कोई लेडीज़ लोग बहुत बुरी गाली दे रहे थे। हाँ मैंने उसको हमारा अपना ऑफिस में बुलाया, खाना खिलाया और उनका जो गाली का वीडियो को दिखाया, वो कुछ शर्म लग गया और माफ़ी मांगा। तो देखिए इस प्रकार से लोगों को देखा है कि हमारा यहाँ जो है कानून को उन लोग डरते हैं और कानून को पालन करना चाहता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जैसे हम अकेला सभी का पास नहीं पहुंच सकता है। हमारे यहाँ बहुत से कॉलोनी से, सेक्टर से, और अभी आप देखिए हमारा जो कोविड का दिन चल रहा है, मैंने कोविड का कंटेनमेंट जोन पूरा आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट 18 को डिक्लेयर करके रखा है। तो जब डिक्लेयर करके रखा है तो वहाँ पे लोगों को अपना आप ये कंटेनमेंट जब डिक्लेयर किया तो अपना घर में रहना चाहिए। जी हाँ। तो हमारा जो पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, वो पर्याप्त नहीं है कि उन हर सेक्टर, हर कॉलोनी में हम आदमी को रख सकता है। तो वैसे ही अगर वो नहीं रख सकता है तो मेरा दूसरा उपाय है कि उसको इन्फोर्स करना है। तो इन्फोर्स करने के लिए मैं तो ओमनीपोटेंट तो नहीं है या ओमनी प्रेजेंट नहीं है कि हम हर जगह में उनको कंट्रोल कर सकें। तो इसी प्रकार हमारा जो सिस्टम है, जो यहाँ ईटानगर में अब सब देखिए, और अब पता नहीं चलेगा, हाईवे को सिर्फ पता चलेगा कि हमारा निर्जोली से बंदरदवा ये 7 किलोमीटर है, वहाँ से नाहरलगन 11 किलोमीटर है, नाहरलगन से 11, लेकिन सेक्टर रोड जो है उसको आप जोड़ देगा ना तो 300 किलोमीटर है। मतलब है कि यहाँ से गुवाहाटी का रास्ता का जितना दूरी है इतना सेक्टर रोड से।